Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So our next topic for electrotherapy series is nerve conduction test. नर्व कंडक्शन टेस्ट क्या होते हैं? ऐसे टेस्ट जिससे हमें नर्व की कंडक्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी कंडक्शन स्पीड का आइडिया हो जाए या उसमें किसी किस्म की लियन है उसका आइडिया हो जाए, उसको हम कहेंगे ये होते हैं हमारे नर्व कंडक्शन टेस्ट। अब इसमें सबसे पहली चीज़ है नर्व की कंडक्टिविटी। अगर हम नर्व की स्टिमुलेशन करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी जिसको हम जो है स्टिमुलेशन दे रहे हैं। लेकिन वो स्टिमुलेशन कहाँ होगी? जिस पॉइंट पे हम उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं उससे डिस्टली जो है वहाँ मसल कॉन्टैक्ट करेगा। और इसको मतलब कि नर्व कंडक्शन की टेस्टिंग को हम कंजंक्शन में यूज़ करते हैं विद प्लॉटिंग, ताकि हम प्लॉट कर सकें स्ट्रेन ड्यूरेशन कर्व। अब इसमें हमने किस तरह की इम्पल्स यूज़ करनी है? ऐसी इम्पल्स जिसका ड्यूरेशन 0.1 से 0.3 मिली सेकेंड हो, वो हमने अप्लाई करनी है इस पॉइंट के ऊपर जहाँ नर्व ट्रंक जो है वो सुपरफिशियल होगा, और इस जहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगी वो उस पॉइंट के बिलो वाला मसल जो है या डिस्टली पॉइंट जो है कॉन्टैक्ट करेगा। लेकिन वहाँ सारे नर्व फाइबर जो हैं या कुछ फाइबर जो हैं वो इंटैक्ट होंगे, क्योंकि फाइबर इंटैक्ट होंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, कंडक्टिविटी जो है वो लेके जाएंगे और मसल ने कॉन्टैक्ट करना है। लेकिन ये हमें ये नहीं बताती है, नर्व कंडक्शन टेस्ट हमें ये नहीं बताते हैं कि नर्व में या मसल में किस पॉइंट पे जो है वो फॉल्ट है। अब जब भी नर्व डिजनरेट हो रही होगी, कंडक्टिविटी जो है वो उसके डिस्टली लॉस होगी उस लीजन के कुछ दिन के अंदर अंदर, और ये हमें इंडिकेशन देती है कि वहाँ कोई जो है वो लीजन है। और फुल टेस्ट से पहले जो है हम उसको प्रोग्नोस कर सकते हैं, पॉसिबल होता है इस केस में। अब लीजन जिसमें डिजनरेशन नहीं हुई है, ये पॉसिबल होता है कि हम लेवल डिटर्मिन करें जहाँ इम्पल्स जो हैं ब्लॉक हुई हैं। किस तरह से हम उसको डिटर्मिन करेंगे? टेस्टिंग करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, उसी सेम नर्व ट्रंक के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टेस्टिंग करेंगे। इसमें पता चल जाएगा कि लीजन हुई है लेकिन डिजनरेशन नहीं हुई है। और इस साइड के बिलो अगर हम स्टिमुलेशन देंगे तो तभी हमें सिर्फ रिस्पॉन्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं। फिर है नर्व डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो डिफरेंट नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन हो है उसमें वेरिएशन आ जाती है इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और इसकी वजह से मिसलीडिंग असेसमेंट हो सकती है नर्व लीजन की। अब हम नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? नर्व ट्रंक को स्टिमुलेट करके उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हमें मिलेगी उसको हमने ऑब्जर्व करना है। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन नर्व जो है उसको डिटरमिन कर सकते हैं। फिर है कंडक्शन स्पीड। अब वो स्पीड जिससे इम्पल्स ट्रांसमिट होती है उसको हमने किसी सूटेबल इक्विपमेंट के साथ जो है वो मेजर कर लेना है। अब इसके अलावा कौन कौन से टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल रिएक्शन? सबसे पहले है रियो बेस। रियो बेस क्या होता है? स्मॉलेस्ट करंट होता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा अगर हमारा स्टिमुलस जो है इनफाइनाइट ड्यूरेशन का होगा। अब प्रैक्टिस में जो है हम 100 मिली सेकेंड की इम्पल्स जो है यूज़ करते हैं ताकि हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन मिले, और ये 100 मिली सेकेंड इम्पल्स जो है ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन की हमने अप्लाई करनी है। अब जहाँ डी इनर्वेशन होगी उस जगह की रियो बेस जो है इनर्वेटेड मसल से कम होगी, और ये राइज करेगा रियो बेस जैसे जैसे री इनर्वेशन होती जाएगी। लेकिन ये चेंजेस जो होते हैं ये इतने रिलायबल गाइड्स नहीं होते हैं। रियो बेस जो है डिफरेंट मसल्स में वेरी करता है, और इस पे एक फैक्टर जो है वो स्किन रेजिस्टेंस का भी इफ़ेक्ट करता है, और उसके अलावा पार्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो भी इफ़ेक्ट करता है। लेकिन अगर इसमें राइज आया है ये किस वजह से होगा? उस मसल की फाइब्रोसिस हुई है। सेकंड है क्रोनेक्सिया। क्रोनेक्सिया क्या होता है? वो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का इम्पल्स होता है जिसने कोई भी रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस करना है, लेकिन इसमें करंट की वैल्यू रियो बेस से डबल होती है। देखो, करंट की वैल्यू डबल है लेकिन इसकी ड्यूरेशन शॉर्ट है और इसने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। अब जो इनर्वेटेड मसल है उसका क्रोनेक्सिया लेस होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डीनर्वेटेड मसल। क्यों? क्योंकि जो इनर्वेटेड मसल है उसको हम थोड़े ड्यूरेशन के साथ भी जो है वो कर सकते हैं, रिस्पॉन्स ले सकते हैं, लेकिन मसल ही डीनर्वेटेड है तो उसमें हमें इनर्वेटेड मसल से ज़्यादा करंट चाहिए होगा ताकि हमें रिस्पॉन्स मिले।
लेकिन ये इतना सेटिस्फैक्ट्री मेथड नहीं है टेस्ट करने का इलेक्ट्रिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि पार्शियल डिनर्वेशन जो है वो क्लियरली शोन नहीं होती है, इसलिए ये इतना सेटिस्फैक्ट्री मेथड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब क्रोनेक्सिया विद 25% फाइबर इनर्वेटेड हैं, वही सेम होगा जैसा कि डीनर्वेटेड का है, तो इसलिए इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मेथड नहीं है। फिर है फ्रेडिक टेस्ट। फ्रेडिक टेस्टिंग जो होती है वो वाइडली यूज़ होती है पास में, लेकिन इसके रिजल्ट जो थे वो इनएक्यूरेट थे या इनएक्यूरेट मेथड था। अब ये जो इम्पल्स हम यूज़ करते हैं उसकी ड्यूरेशन होती है 0.1 से 1 मिली सेकेंड। इसकी फ्रिक्वेंसी हम रखते हैं 50 से 100 हर्ट्ज़। अब ये क्या करता है करंट, ये जो है टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है इनर्वेटेड मसल की, और फेडिक ऑयल के साथ ये डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल हो जाता है डिनर्वेटेड मसल से रिस्पांस लेना, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन होती है स्टिमुलाई की वो शॉर्ट होती है, तो हम डिनर्वेटेड मसल से रिस्पांस लेना जो है मुश्किल या इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जो मॉडर्न स्टिमुलेटर्स हैं रिस्पांस हम ऑब्टेन कर सकते हैं डिनर्वेटेड मसल से। ऐसे इम्पल्स यूज़ करेंगे जो इतनी सफिशेंट हो कि हमें ग्रेटर आउटपुट दे एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वन, और वो जो है हमें रिस्पांस मिलेगा। लेकिन इनएक्यूरेसी हो सकती है क्योंकि वेरिएशन आ जाती है उसकी ड्यूरेशन ऑफ इम्पल्सेस में, तो इट कैन लीड टू इनएक्यूरेट रिजल्ट। फिर है इनडायरेक्ट इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट टेस्ट। अब इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट जो है इसमें जो हम इम्पल्स यूज़ करते हैं उसकी ड्यूरेशन होती है 100 मिली सेकेंड। इसको 1 मिनट में हम 30 टाइम्स रिपीट करते हैं। ये किस टाइप का रिस्पॉन्स हमें प्रोड्यूस करता है, इनर्वेटेड मसल में ब्रिस्क कॉन्ट्रैक्शन मिलती है इनर्वेटेड मसल की, लेकिन जो डी इनर्वेटेड मसल है उसकी स्लगिश कॉन्ट्रैक्शन मिलती है, मतलब इतनी अच्छी कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलती है। इनर्वेटेड मसल जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्लगिशली अगर उनका टेम्परेचर जो है नॉर्मल से कम होगा या उनको कोई कंडीशन जैसे मैक्सिडिम हुई हुई है तो भी उनकी जो रिस्पॉन्स है वो नॉर्मल से कम होगा। लेकिन जो डिनर्वेटेड मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है ब्रिस्कर होती है, क्योंकि उनका टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करता है वैसे वैसे उनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है ब्रिस्कर मिलती जाएगी। फिर इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अब इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर जो है जो भी हमें रिस्पांस आता है वो रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग किस तरह हम लेते हैं, कोएक्सियल नीडल इलेक्ट्रोड के जरिए। डायग्नोस्टिक इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो है सरफेस इलेक्ट्रोड के बगैर पॉसिबल नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को सबसे पहले हमने मसल्स को रेस्ट पे रख के टेस्ट करना है और फिर वॉलंटरी एक्टिविटी करते हुए टेस्ट करना है। मोटर यूनिट जो होता है उसमें इंटीरियर हॉर्न सेल होता है, नर्व होती है, उसकी डिवीजन होती है जो सेल से राइज करती है, मसल फाइबर होते हैं जो इन डिवीजन को सप्लाई करते हैं। अब जो नंबर होता है मसल फाइबर का मोटर यूनिट में वो वेरी करता है। 30 होता है एक्सटर्नल ऑक्यूलर मसल्स में टू लार्ज 1500 इन लार्ज मसल्स। अब जितने ज़्यादा फ्यू फाइबर्स होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो क्या होगा, प्रिसाइज वॉलंटरी कंट्रोल होगा। अब इसमें सबसे पहली चीज़ है स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी। रेस्ट के ऊपर मसल जो है इलेक्ट्रिकली साइलेंट होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर वहाँ से कोई ना नर्व डिस्चार्ज हो जाता है। अब ये डिस्चार्जेस जो हैं ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करते हैं, और क्योंकि इनका एंड प्लेट पोटेंशियल होता है इसलिए इनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है देन फिब्रिलेशन पोटेंशियल। अब स्मॉल नेगेटिव डिफ्लेक्शंस एंड प्लेट पोटेंशियल की वजह से ओकेजनली होते हैं। एबनॉर्मल स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी को हमने फॉलोइंग क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया है। इसमें कौन कौन से क्लासेस, फिब्रिलेशन पोटेंशियल, पॉजिटिव वेजिकुलेशन पोटेंशियल, हाई फ्रिक्वेंसी डिस्चार्ज। वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है फिब्रिलेशन पोटेंशियल। ये बायो और ट्राइफेजिक होते हैं, इनकी ड्यूरेशन होती है 1 to 2 मिली सेकेंड, इनकी एम्पलीट्यूड होता है 50 to 300 वोल्ट एम्पलीट्यूड। ये किस वजह से होती है, जो हमारा इंडियन मसल फाइबर है उसकी स्पॉन्टेनियस एक्साइटेशन हो जाती है और नर्व डिजनरेशन के 10 से 20 दिन के बाद जो ये अपेयर होती है। फिब्रिलेशन और पॉजिटिव शार्प वेव जो होती हैं ये दोनों किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि मसल जो है उसमें डीनर्वेशन हुई हुई है। फिर है पॉजिटिव शार्प वेव। अब ये शार्प इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा, उसके बाद प्रोलॉन्ग नेगेटिव फेज आ जाएगा। इनका एम्पलीट्यूड वेरी करता है बिटवीन 500 एंड 2000 वोल्ट्स। अब ये पोटेंशियल जो होता है किन मसल्स में होता है, डीनर्वेटेड मसल्स में फिब्रिलेशन के साथ होता है, और इनको हमने डिस्टिंग्विश करना है नॉर्मल मोटर यूनिट से। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इनमें मसल की कंप्लीट रिलैक्सेशन इसेंशियल है। फिर है वेजिकुलेशन पोटेंशियल। स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज होता है मोटर यूनिट से, और ये डिस्चार्ज है वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता है, खुद ही डिस्चार्ज जो है अनवॉलंटरीली हो जाता है। अब इसमें पोटेंशियल हमें मिलता है जो रिपीट होता है लोअर लेवल के ऊपर। इनकी पोटेंशियल का जो लेवल होता है फिब्रिलेशन से कम होता है। 3 फेजेस होते हैं। ये हाईली कॉम्प्लेक्स सिंगल फेज होता है जिसके अपने ओन कैरेक्टरिस्टिक हमें स्क्रीन पे दिखते हैं, और ये डिफ़र करता है साइज़ में और शेप में एक दूसरे से।
इनका एम्पलीट्यूड होता है 0.5 से 3 मिली वोल्ट और ड्यूरेशन होती है 7 to 20 मिली सेकेंड। इसमें जो है हमें मसल ट्विच जो है वो नेकेड आइज से भी विजिबल होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक मिलता है इन केस ऑफ फेजिकुलेशन पोटेंशियल। फेजिकुलेशन जो है कहाँ कहाँ हो सकता है, बिनाइन मायोकाइमिया में, स्पेशली हमारे एक्सटेंसर सरफेस ऑफ फोरआर्म के ऊपर, और ये हमें इंडिकेट करता है कि पैथोलॉजी जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड या फिर रूट लेवल के ऊपर हुई है। उसके अलावा मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में भी इसको हम क्लियरली देख सकते हैं। फिर है जी हाई फ्रिक्वेंसी। अब ये होता है मायोटोनिया में, स्पेशली डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका, और कभी कभार हो सकता है पोलियोमाइलाइटिस के साथ। अब इसमें हमें किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, लाउड स्पीकर के ऊपर हमें डाइव बॉम्बर साउंड मिलती है, ये इसका पर्टिकुलर कैरेक्टर है। इस तरह इसको हम बाकियों से डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर है वोल्यूशनल एक्टिविटी। अब इसमें रिकॉर्डिंग सबसे पहले हमने मिनिमल वोल्यूशन एक्साइटेशन के साथ लेनी है, स्टिमुलस के साथ लेनी है, फिर हमने उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ कर देनी है। स्टिमुलस इंक्रीज़ कर देंगे, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी मसल कॉन्ट्रैक्शन की। अब जो हम नॉर्मल इंडिविजुअल मोटर यूनिट से रिकॉर्डिंग करते हैं वो वेरी करता है अपने एम्पलीट्यूड में और ड्यूरेशन में। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उस जगह पे कितने मसल फाइबर्स हैं और इस पर कितने मोटर यूनिट्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर इनका जो है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल। मोटर यूनिट जो होता है उसमें खुद क्या होता है, मसल फाइबर होता है, नर्व होती है जो सप्लाई करती है उनको, और पेरेंट एंटीरियर हॉर्न सेल होता है। अब मोटर यूनिट जो फेस में होता है वो मच स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू लिम्स, और इसी कॉन्सिक्वेंस की वजह से पोटेंशियल जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो शॉर्टर होगा इन ड्यूरेशन एंड स्मॉलर होगा एम्पलीट्यूड में, क्योंकि उस एरिया का मोटर यूनिट ही स्मॉल है। नॉर्मल मोटर यूनिट जो होते हैं उसमें 3 से 4 फेजेस होते हैं, और शुरू में जो है 10 से 15 टाइम पर सेकेंड जो हैं वो रिपीट करते हैं अपने आप को। अदर यूनिट्स जो होते हैं फिर फायर करते हैं, और ये हमें जो है कंफ्यूज पिक्चर देते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जो हमें स्किन के ऊपर मिलती है। नॉर्मल मसल जो है उसमें स्मॉल नंबर ऑफ पॉलीफेजिक यूनिट्स होते हैं, और मोस्टली जो है वो 4 फेजेस हमें दिखने में मिलते हैं। डीनर्वेशन जहाँ हुई होती है तो मोटर यूनिट्स का जो नंबर है वो कम हो जाता है, और साथ ही उनका जो है कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन आ जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न में। क्योंकि ऑलरेडी डीनर्वेटेड है, वहाँ कोई स्टिमुलस अगर जाएंगे तो वो ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मसल। और ऐसे केसेस जहाँ स्वेयर डीनर्वेशन हुई है वहाँ बेस लाइन का पार्ट विजिबल होते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट इंटरफेरेंस पैटर्न। और कंप्लीट डीनर्वेशन हुई होगी तो कोई भी मोटर यूनिट इलेक्ट्रिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसके सारे नर्व फाइबर जो हैं वो डीनर्वेट हो गए हैं, तो वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अब नर्व इंजरी हुई थी, इसके बाद डीनर्वेशन हुई है, वो क्या करेगी, वो नेसेंट पॉलीफेजिक यूनिट्स जो हैं वो हमें दिखाएगी स्क्रीन के ऊपर। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से क्या होगा, जो इंटरफेरेंस होता है पैटर्न होता है मोटर यूनिट्स का वो कम हो जाएगा। उसके अलावा इंटीरियर हॉर्न सेल के लियन है तो उसमें भी हमें चेंजेस मिलेंगे, जैसे मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो गया, लेकिन उसमें जो पॉलीफेजिक पोटेंशियल होगा वो अप टू 3 और 4 मिली वोल्ट इन एम्पलीट्यूड होगा। इसको हम इजीली एंटीरियर टिब्यूलर और स्मॉल हैंड मसल्स के ऊपर देख सकते हैं। जब डीनर्वेशन जो हमारे बोथ आर्म और लेग्स में होगी तो डिफ्यूज पैथोलॉजी इंडिकेट होगी। नर्व कंडक्शन स्टडी को अगर हम ईएमजी के साथ कंबाइन करें तो पॉसिबल होता है हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुई है या दूसरी पैथोलॉजी हुई है, और ईदर की ये जो कंडीशन है एबनॉर्मेलिटी है वो स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द हुई है या स्पाइनल कॉर्ड में हुई है। तो नर्व कंडक्शन को हम ईएमजी के साथ जो है वो कंबाइन करेंगे ताकि हम बेटर जो है आइडेंटिफाई कर सकें कंडीशन को। और ये एडवाइजेबल होता है कि हमने एग्जामिन करना है मसल्स को, उसकी पूरी जो नर्व आ रही है उसकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन में, सिर्फ ये नहीं है कि एक पॉइंट पे जो है हमने उसको नर्व ट्रंक को जो है नर्व रूट को एग्जामिन कर लिया है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए ये एडवाइस किया जाता है एक से ज़्यादा पॉइंट पे जो है आप उसको एग्जामिन करें। अगर लीन हुई है स्पाइनल कॉर्ड लेवल के ऊपर या उसके करीब तो क्या होगा, पेरिफेरल नर्व कंडक्शन स्लो हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ उसी स्टेज पे होगी जहाँ डायग्नोसिस एविडेंट होगी। मायोपैथी की वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल मसल फाइबर लॉस हो जाते हैं, रिडक्शन नहीं आती टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स में पहले, लेकिन बाद में उनका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कम हो जाता है और मसल्स जो हैं फिब्रिलेशन रेस्ट पे हमें मिलता है, बट मोटर यूनिट जो डिस्चार्ज होता है वो स्मॉलर हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। क्योंकि वहाँ कोई कंडीशन है, जैसे कि थायोटॉक्सिकोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कार्सिनोमा, स्टेरॉयड ट्रीटमेंट, इन सब में जो है वो हमें चेंजेस मिलेंगे।
अब हमें कुछ केसेस में हाई फ्रिक्वेंसी डिस्चार्ज भी सुनने में मिल सकता है और बहुत सारी मायोपैथीज़ में भी, लेकिन ज़्यादातर ये मायोटोनिया में होता है। मायोसाइटिस जिसमें मसल जो है इन्फ्लेम हो जाते हैं, वो लिशनल पैटर्न उसमें चेंज कर जाते हैं और स्पॉन्टेनियस फिब्रिलेशन पोटेंशियल जो है 50% केसेस में हमें दिखने को मिलता है। फिर बायोफीडबैक, ये एक और वे है जिसे हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा वाइडली यूज है फिजियोथेरेपी में। बायोफीडबैक का मतलब है कि ऐसा प्रोसीजर जिससे कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इंडिविजुअल से थ्रू ऑडिटरी और विजुअल सिग्नल। अब इन्फॉर्मेशन जो है वो या तो हमें विजुअल फीडबैक के फॉर्म में मिलती है या ऑडिटरी फीडबैक के फॉर्म में मिलती है फ्रॉम पेशेंट। अब बायोफीडबैक ट्रेनिंग फिजियोथेरेपी जो है उसमें बहुत सारी फॉर्म्स में हम करवा सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमनली यूज फॉर्म है उसमें यह है कि हम सरफेस ईएमजी इलेक्ट्रोड जो हैं वो प्लेस कर देते हैं अपने पर्टिकुलर मसल्स के ऊपर और प्रेजेंट करते हैं पेशेंट को ऑडिटरी या विजुअल मेजर्स ऑफ मसल एक्टिविटी। अब वो प्रिंसिपल जिसके ऊपर इसकी एक्टिविटी बेस करती है वो ये है कि जो हमारा ईएमजी एपेटस है उस सिग्नल प्रोड्यूस होंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कॉन्टेक्टाइल एक्टिविटी के जो मसल में हो रही है। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा हमें सिग्नल्स जो हैं वो मिलेंगे और जो भी चेंजेस आ रही है एक्टिविटी में वो भी हमें ईएमजी के चेंजेस को के ऊपर मिलेगी और आइडेंटिफाई करेगा उस कंडीशन के बारे में। पेशेंट को हमने या तो विजुअल फीडबैक दे देना है, इस केस में क्या करेंगे नीडल ऑन अ मीटर यूज़ करेंगे, ऑडिटरी फीडबैक देंगे क्लिक्स के फॉर्म में। अब एक्यूरेसी के लिए हमने क्या करना है सर्फ इलेक्ट्रोड जो है यूज़ करने हैं। अब ऐसा केस जहाँ मसल टोन इंक्रीज़ हुई है पेशेंट जो है वो क्या करेगा अपना फीडबैक लेवल डिक्रीज़ करेगा और साथ ही जो है वो उसकी टोन भी डिक्रीज़ हो जाएगी एंड इससे हमें आइडिया हो जाएगा। अब ऐसा मसल जहाँ एक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज़ करना है पेशेंट जो है अमाउंट ऑफ फीडबैक इंक्रीज़ कर देगा। इस ट्रेनिंग को जो है हम एडल्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, बच्चों में भी पॉपुलर होती है, लेकिन उसमें हम गेमिंग एक्टिविटी करवाएंगे और उसको हम ईएमजी मशीन जो है उसको लिंक कर देंगे उस कंप्यूटर के साथ जहाँ बच्चा गेम खेल रहा है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ईएमजी फीडबैक मशीन अवेलेबल हैं और बहुत सारी एडवांसेस इसमें आ गए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है वैसे वैसे जो है डिफरेंट हमारे पास मशीन्स आ गई हैं। थेरेपिस्ट ने क्या करना है हमने सेलेक्ट करना है कौन से मसल को ट्रेन करना है, मसल इलेक्ट्रोड जो है सही तरीके से सेट करने हैं, सेंसिटिविटी ऑफ ऑपरेटर चेक करना है। पेशेंट जैसे ही सेंसिटिविटी को सीख लेगा रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स की, फिर हम क्या करेंगे ऑल्टर कर देंगे उसको, एक नई सेंसिटिविटी सेट कर देंगे और इस तरह से हम जो है अपना ट्रीटमेंट प्रोग्रेस करते जाएंगे और ये इफ़ेक्टिव वे होता है मॉडिफाई करने का मोटर फंक्शन। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।